Hello students, this is part 3rd, history chapter 3rd of class 7th. Now we start. Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. जो पहले वाले सुल्तान जैसे पहले वाले सुल्तान करते थे उन्हीं की तरह खलजी थे और तुगलक थे। उन शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया, यानी उन्होंने भी अब ऐसे ही सूबेदार बना दिए। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति। अब जो इन इलाकों में रहते जिनको नियुक्त किया गया था, ये इलाके तो इक्ता कहलाते थे और इन्हें जो संभालने वाले थे उनके अधिकारी थे, उनको इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज वॉज टू लैंड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। अब उनकी ड्यूटी क्या थी? जो मुक्ति का जो ड्यूटी थी वो था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenue of their assignment as salary. अब जो वो ये काम करते थे उनके बदले में वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से कर वसूली का काम करते थे, यानी जो टैक्स आता था उससे वो उसको सैलरी के रूप में लेते थे। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। इसी रेवेन्यू से, इसी कर से वो अपने सोल्जर्स को सैलरी भी देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। इसीलिए मतलब वो थोड़े थोड़े समय के लिए ही उनको चाहते थे। दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर रिगसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब ये जो इस तरह की थी, ये सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठिन नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था, यानी ये जो दोनों सुल्तान थे ये बड़ी सख्ती से नियमों का पालन कराते थे। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the muktis. अब क्या किया जाने लगा? मुक्ति लोगों द्वारा जो कर इकट्ठा किया जाता था, जो राजस्व की रकम होती थी, उसका हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा अकाउंटेंट्स यानी जो लेखा अधिकारी होते थे उनको नियुक्त किया गया। By the state collected on taxes prescribed by the state and he kept the required number of soldiers। और मुक्ति द्वारा राज्य निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे, यानी वही बताते थे कि जितना भी मतलब उनको टैक्स मिलता था उसके हिसाब से ही, क्योंकि उनको सैलरी भी देनी होती थी, तो इस हिसाब से ही उनको सैलरी उनको वो रखने का अधिकार था सैनिक। एज Delhi Sultanate bought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर अंदर के इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया, चाहे वो जमींदार अमीर ही क्यों नहीं थे, वो भी उनके आगे झुक गए। Under Alauddin Khalji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control। अब इससे क्या हुआ? अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जो भूमि से राजस्व मिलता था, जो टैक्स मिलता था, के निर्धारण और वसूली का कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया, यानी अब राज्य खुद करेगा। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी अब कर चुकाने को बाध्य किया जाना, यानी अब जो पहले टैक्स लेते थे ना, अब उनको भी टैक्स चुकाना पड़ेगा। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। अब जो सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। Some of the old chieftains and landlords served the sultan as revenue collectors and assessor। अब इससे क्या हुआ?
कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। देवर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और 3 तरह के टैक्सेस होते थे। ऑन कल्टीवेशन कार्ड खराज, अब जो कल्टीवेशन जो कृषि पर लगाया गया वो खराज होता था, और ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस, और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा था द कैटल्स, ऑन कैटल्स पर लगाया गया, एंड ऑन हाउसेज, और घरों पर भी लगाया, यानी किसान की भूमि पर भी टैक्स लगाया गया, उनके घरों पर भी लगाया गया, और उनके पास जितने जानवर थे उन पर भी लगाया गया। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, कि उस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के जो प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अब दिल्ली से बंगाल तो काफ़ी दूर है, उसमें दिल्ली में बैठकर बंगाल पर कैसे नियंत्रण किया जाए। तो उस दक्षिण भारत की विजय के तुरंत, अब जैसे ही बंगाल की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दूर थी, तो बाद में वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया, क्योंकि दिल्ली दूर होने की वजह से उन पर वो नहीं कर पाए कंट्रोल। इवन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरिया, जो गंगा का जो प्लेन था, जो मैदानी इलाका था, वहाँ पर जो जंगली इलाका था, घने जंगल थे वहाँ पर, दैट सल्तनत फोर्स्ट कुड नॉट पेंट्रेट। अब वो क्या किया गया जिससे वहाँ पर जिससे बैठने से सुल्तान की सेनाएं जिसको घुसने में, यानी पेंट्रेट का मतलब है घुसने में, जो सुल्तान का उसकी सेनाएं असक्षम थी। द चिफ्टेन एस्टेब्लिश देयर रूल इन देयर रीजन्स, और जो चिफ्टेन्स थे उन्होंने, जो स्थानीय सरदार थे, उन्होंने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। चिफ्टेन्स का मतलब होता है जो स्थानीय शासक थे। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कई बार अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा समय तक वो अपना अधिकार वहाँ पर नहीं जमा पाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान। The Mongol under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। अब क्या हुआ, चंगेज खान आया के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, अब जो आज के समय में जो उज्बेकिस्तान कहलाता है, पर हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका दावा झेलना पड़ा। मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। मंगोल बार बार दिल्ली पर अटैक कर रहे थे। And the early years of Muhammad Tughlaq rules, this forced the two rulers mobilizing large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the Sultanate dealt with this। अब इसमें क्या हुआ, इससे अगर उन्हें विशाल सेना रखनी पड़ती थी, मजबूर हो गए वो विशाल सेना रखने पर, क्योंकि बार बार उन पर आक्रमण हो रहे थे। इतनी विशाल सेना संभालना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी, एक चैलेंज था। यानी इतनी बड़ी सेना हो गई, उसको खाने के लिए भी देना, उसको सैलरी भी देना। तो आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कैसा था, मोहम्मद तुगलक के टाइम में कैसा था। ये आप खुद से रीड करेंगे। ओपन द नेक्स्ट पेज। In this list of Muhammad Tughlaq,
In this list of Muhammad Tughlaq failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. अब हम देखते हैं कि इन तमाम असफलताओं की गिनती करने से हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को मंगोल इलाके को जीतने के लिए अभियान की योजना बनाई थी। यानी उसने सोचा था कि इसको जीतेंगे, तो उसने एक प्लानिंग बनाई। अलाउद्दीन defensive measures, Muhammad Tughlaq measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols। अब क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए और अलाउद्दीन खलजी के द्वारा उठाए गए कदमों से मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। दोनों ने मिलकर उठाए। अब वो दोनों ही मंगोलों के विरुद्ध आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। नेक्स्ट आता है हमारा द सल्तनत इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी। अब जो 15th थी 16th सेंचुरी थी उसमें जो सल्तनत थी वो कैसी थी, कौन आए। टेक ए लुक एट टेबल 1 अगेन, यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। एक बार अगर हम फिर से उसको देखें तालिका 1 को, तो हमें पता चलेगा कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा और वहाँ पर जौनपुर सैयद तथा लोधी वंश ने 1526 तक आक्रमण किया। बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर हु एस्टेब्लिश्ड flourishing states and prosperous capitals. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs। अब क्या हुआ, उसमें कौन कौन से थे, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियाँ बड़ी अमीर थी, समृद्ध थे वो पूरी तरह से, और राज्य अच्छे से मतलब हर तरह की वहाँ पर फैसिलिटी थी। इसी काल में अफ़गान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। अफ़गान हो गए, राजपूत हो गए, ये नए नए शासक उभर रहे थे। Some of the states established in the period were small but powerful and extremely well administrated। इस काल में जो राज्य बने उनमें से कुछ छोटे तो थे परंतु शक्तिशाली थे, और उनका जो शासन था बहुत ही कुशल और अच्छे तरीके से चल रहा था, अच्छे तरीके से वो उसको चला। शेरशाह सूरी 1540 to 1545 started his career as the manager of small territory of his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal emperor हुमायूं 1530 से लेकर 1540 और 1555 से 1556। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक शासक शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे डाली और उसको डिफीट कर दिया, हुमायूं को भी डिफीट कर दिया। शेरशाह सूरी कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। अब शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार किया और स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। Although the Suri dynasty ruled for only 15 years, 1540 to 1555, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made more efficient। ये कहा जाता है कि सूरी वंश ने केवल 15 साल तक ही शासन किया, लेकिन उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी अच्छा बना दिया। यानी उसने अलाउद्दीन खिलजी के तरीके तो अपनाए लेकिन उनको और भी बढ़िया बना दिया। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। अब शेरशाह का जो मॉडल था, जो शासन करने का जो तरीका था, उसको सम्राट अकबर ने भी अपनाया 1556 से लेकर 1605 व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर। जब उन्होंने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने शेरशाह सूरी के तरीक़ों को भी अपनाया।
So I hope this chapter is clear to you. In the next video and when we will meet, we will do the question answers of this chapter. Thank you.